धन्यवाद अमोल सर। धन्यवाद तालियों के लिए। प्रेम के इस सार्वजनिक प्रदर्शन के बाद आई विल मेक इट श्योर दैट ऑल ऑफ यू गेट गुड मार्क्स इन इंटरनल्स। 9 अप्रैल के किस्से से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। पहले मैं एक बेसिक फॉर्मेलिटी कर लूं। ऑनरेबल महाराज, मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बोर्ड, मेरे पिताजी जो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, मेरी माँ जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, महेंद्र शर्मा अंकल जिनसे मैं वो सारी बातें भी कर लेता हूँ जो मेरे पिता से नहीं कर पाता हूँ, दिव्यदत्त, सुनय, संस्कार, भरत, अभिषेक, ये सब मेरे संघर्ष में साझीदार हैं। अमोल मिश्रा सर, दीक्षित सर, अभिषेक सर, मोइल सर, मेरे सारे कॉलेजेस जो हैं यही लोग मैनेज कर रहे हैं, चला रहे हैं। मेरे अपने स्टूडेंट्स जो आए तो यहाँ पढ़ने थे, लेकिन पढ़ने के बाद आज मेरे सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए हैं। ललित, मेनका, मृणालिनी, करीब 20 स्टूडेंट हैं जो आज हमारे ग्रुप में इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे काम कर रहे हैं और उन्हीं के कारण ये सब संभव है। तो ये तो औपचारिकता हो गई। अब मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। 9 अप्रैल को महाराज रात में 2:30 बजे एक व्हाट्सएप मुझे आया, सर आर यू अवेक, आई नीड टू टॉक टू यू। व्हाट्सएप हमारे बिजनेस स्कूल के 4th सेम के स्टूडेंट का था। 2:30 बजे। आजकल सोता नहीं है रात में कोई, जिनकी उम्र ज्यादा होती है वो इनसोम्निया के कारण नहीं सोते हैं, और जिनकी उम्र कम होती है उनके पास इंटरनेट कनेक्शन होता है। तो 2:30 बजे हमारे इंदौर इंदिरा बिजनेस स्कूल के 4th सेम के स्टूडेंट ने व्हाट्सएप किया। ये जो स्टूडेंट हैं अभी इनका रेडिंगटन में प्लेसमेंट हुआ है, तो इंदौर इंदिरा वाले जितने भी हैं समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। बहुत टैलेंटेड हैं, ही इज एब्सोल्युटली फ्लुएंट इन इंग्लिश, ही इज टेक सेवी, ही इज एविड रीडर, हैंडसम भी है बहुत, दाएं हाथ का टैटू भी बनवा रखा है, रेडिंगटन में प्लेसमेंट भी हो गया, अच्छी नौकरी मिली है, 4.5 लाख रुपए की नौकरी मिली है, यानी कंप्लीट पैकेज है और बहुत बुद्धिमान लड़का है। और 2:30 बजे उसका व्हाट्सएप आया तो मुझे थोड़ी चिंता हुई। और व्हाट्सएप में उसकी एक प्रॉब्लम थी जो उसने मेरे साथ शेयर करी। प्रॉब्लम क्या थी आप समझिए, क्योंकि मैंने 9 तारीख को उसको जवाब नहीं दिया, मैं उसको 13 तारीख को जवाब देना चाहता था। प्रॉब्लम उसकी ये थी कि रेडिंगटन 1 अप्रैल से ज्वाइनिंग पे उसको बुला रही है। वो कंपनी जिसने उसको नौकरी दी वो 1 अप्रैल से चाहती है कि वो ज्वाइन कर ले। और ये जो हमारा दोस्त है नौजवान टैलेंटेड, इसके परिवार में एक पंडित जी हैं जो हाथों की रेखाएं देखकर भविष्य बताते हैं और बहुत समय से इनके परिवार से एसोसिएटेड हैं। पंडित जी का कहना है कि आने वाले 3 महीने बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो जो मेरे दोस्त हैं ये मुझसे ये चाहते हैं कि मैं रेडिंगटन को मेल लिखूं और पर्सनल रिक्वेस्ट करूं कि इस बालक की ज्वाइनिंग को 3 महीने आगे बढ़ा दिया जाए। अमोल सर कह रहे थे, स्वप्निल सर किताबों से बाहर निकल के जिंदगी पढ़ाते हैं। 4 दिन पहले मुझे रियलाइज हो गया कि कहीं न कहीं किताबों से बाहर निकल के जिंदगी पढ़ाने में कोई न कोई दोष रह गया है। एक कंपनी आपको नौकरी करने के लिए बुला रही है और आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एक पंडित जी हैं जिन्होंने हाथों की रेखाएं देखकर कह दिया है कि आने वाले 3 महीने आपके अच्छे नहीं हैं। तो यहां से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। मैंने उसे जवाब नहीं दिया, 9 तारीख को मैंने उसे जवाब नहीं दिया, क्योंकि 13 तारीख को मैं उसको जवाब देना चाहता था। और आज वो जहां कहीं भी इस पंडाल में है, मेरे ख्याल से इंदिरा के तो सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं किसकी बात मैं कर रहा हूं, जहां कहीं पंडाल में उसे बोलना चाहता हूं, तुम मेरे बेटे जैसे हो, मेरे छोटे भाई जैसे हो। तो पहला जवाब मुझे तुम्हें देना चाहता हूं वो ये देना चाहता हूं कि मेरे दोस्त, जिनकी भुजाओं में बल नहीं होता है ना, वो हथेलियों पे भविष्य ढूंढा करते हैं। आपको हथेलियों की रेखाएं दिख रही है, ये भूल गए आप ईश्वर ने बाजू दिए हैं, ये भूल गए आपकी कंधे दिए हैं, ये भूल गए आपकी मस्तिष्क दिया है, ये भूल गए आपकी चेतना दी है, ये सब भी दिया है ईश्वर ने। और अगर 1 मिनट के लिए पंडित जी की बात सही भी है, हम मान भी लें कि आपका खराब वक्त चल रहा है, तो खराब वक्त चल रहा है तो आप मैदान में नहीं उतरोगे। अरे आप नौजवान हो, 22 साल आपकी उम्र है, चुनौती का सामना करो, आंख में आंख डालकर परिस्थितियों का सामना करो, लड़ाई लड़ो। ये तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं हुआ कि आप ज्वाइनिंग डिले कराना चाहते हो।
नौजवान हो आप, यंगस्टर हो आप, और आप अपनी ज्वाइनिंग डिले कराना चाहते हो? क्या प्रॉब्लम है? समय खराब भी चल रहा है ना आपका, यही प्रॉब्लम है ना, आपको एहसास होता है कि आपका टाइम ठीक नहीं चल रहा है। मेरी बात मानो, उतरो मैदान में, आंख में आंख डालकर परिस्थिति से लड़ो और एक द्वंद्व होने दो। द्वंद्व होने दो तुम्हारे हौसले और भाग्य में, द्वंद्व होने दो नियति में और तुम्हारी प्रतिभा में, होने दो लड़ाई, WWF की लड़ाई, तुम्हारे परसीवरेंस में और डेस्टिनी में। लड़ने दो दोनों को आपस में, और तुम योद्धा बनो। और फिर तुम देखना कि शुरुआत की कुछ लड़ाई हो सकता है तुम हार जाओ, पहली लड़ाई हार जाओ भाग्य से, दूसरी लड़ाई हार जाओ तुम भाग्य से, तीसरी लड़ाई तुम हार जाओ भाग्य से, चौथी लड़ाई हार जाओ भाग्य से। एक दिन आएगा जब तुम महसूस करोगे कि आज लड़ाई भाग्य से बराबर पे रही, और फिर एक दिन आएगा जब तुम्हारे हौसले से भाग्य हार जाएगा। और जिस दिन तुम्हारे हौसले से भाग्य हार गया ना, तुम मानना तुम्हारा पुनर्जन्म होगा, क्योंकि उस दिन तुम अपने आप से जीतोगे। उस दिन तुम्हारे ही भीतर की चेतना का एक ताकतवर हिस्सा तुम्हारे ही भीतर के अवचेतन मन के कमजोर हिस्से से जीतेगा। उस दिन तुम रोमांचित महसूस करोगे, बिना शराब और संगीत के रोमांचित महसूस करोगे, बिना किसी डिस्क और पब में जाए तुम रोमांचित महसूस करोगे, क्योंकि उस दिन पहली बार तुम्हारी धमनियों में रक्त के साथ पुरुषार्थ बहता हुआ महसूस होगा तुम्हें। तो तुम मेरे स्टूडेंट हो, माफी चाहता हूं, तुम्हारी कहानी मैंने सार्वजनिक कर दी, लेकिन इसका सार्वजनिक रेलेवेंस था। दूसरी बात, आप भी सब यंगस्टर्स हैं, आपको लाइफ में चॉइस मिलेगी, हमेशा हमेशा चॉइस मिलेगी आपको। एक तरफ अंधविश्वास और अंधश्रद्धा और दूसरी तरफ विचार, आप विचार को चुनना। आपको चॉइस मिलेगी, एक तरफ समाज में पनपती कुछ अजीब सी धारणाएं, कुछ जहरीली मान्यताएं, और एक तरफ विचार, आप विचार को चुनना। आपको चॉइस मिलेगी, एक तरफ द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, और दूसरी तरफ विचार, आप विचार को चुनना। क्योंकि जहरीली धारणा हो, पुरानी मान्यताएं हो, द्वेष हो, ईर्ष्या हो, वैमनस्य हो, अंधश्रद्धा हो, अंधभक्ति हो, ये तभी पनप सकती है जब विचार सोया हुआ हो। जिस दिन विचार जाग गया ना, उस दिन ये सब एक क्षण में नष्ट हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि विचार अंधा नहीं होता है, विचार की अपनी आंखें होती है, विचार में विद्रोह के बीज होते हैं, विचार में चेतना के अंश होते हैं, विचार की अपनी आंखें होती है। आप चाहे जहां विचारशील व्यक्ति को ले जा नहीं सकते, चाहे जहां उससे चाहे जो करवा नहीं सकते। और विचार जब जागृत होगा ना आपके भीतर, आप सोचने लगोगे ना जब, तो आपको सब कुछ स्पष्ट नजर आने लगेगा, क्लैरिटी मिलेगी आपको। और यही तो काम है हम टीचर्स का, कि हम आपको क्लैरिटी दें। और मित्रों, जब क्लैरिटी मिलेगी ना आपको, जब आपको सब कुछ स्पष्ट नजर आने लग जाएगा ना, जब विचार आपके भीतर जागृत हो जाएगा ना, तो आपको सब समझ में आएगा। तब मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, तब आप मुझे समझाओगे कि सर आप सही बोल रहे हो, हरियाणा में जो लोगों ने सड़कों को उत्पात किया, वो साहस नहीं है, वो क्रांति नहीं है, वो आंदोलन नहीं है। साहस, क्रांति और आंदोलन तो हरियाणा की ही एक लड़की ने किया, एक भारती नाम की लड़की है महाराज। वो भारती नाम की लड़की ने एम्स के डॉक्टर से शादी करी, वो उसी समुदाय को बिलोंग करती है जिसने उत्पात किया। और उस लड़की ने हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई है कि खाप पंचायत मुझे मार डालना चाहती है, और ये जीवन मुझे ईश्वर ने और मेरे माता पिता ने दिया है, और विवाह का निर्णय मैंने खुद लिया है। मैं कहता हूं वो भारती जो है ना, वो सच्ची मर्दानी है, वो साहसी है, वो क्रांतिकारी है। राजस्थान में जो रेलों की पटरियों को उखाड़ रहे हैं ना, वो साहस का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, वो क्रांति नहीं कर रहे हैं। क्रांति कोई कर रही है तो दुर्गा शक्ति कर रही है, जो उत्तर प्रदेश में रेत माफिया से लड़ रही है। अहमदाबाद में जिन्होंने बसें जलाई, वो क्रांति नहीं कर रहे हैं, वो साहस का प्रतीक नहीं है। साहस का प्रतीक है तो शिवालिक लांडे है, बिहार का एक पुलिस अफसर शिवालिक लांडे, अपहरण माफिया के खिलाफ उसने बिगुल बजाया, अकेला लड़ रहा है वो अपहरण माफिया से। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं, दुर्गा शक्ति हो, शिवालिक पांडे हो, भारती हो, ये तो अकेले व्यवस्था से लड़ रहे हैं, और जो अकेले व्यवस्था से लड़ता है वो तो साहस से भी बढ़ के प्रदर्शन कर रहा है। अगर अकेले व्यक्ति व्यवस्था से लड़ रहा है तो ये शौर्य है, ये साहस भी नहीं है। लांस नायक हनुमंतप्पा जब 35 फीट नीचे बर्फ में -45 डिग्रीज में जब उनकी सांसें प्रकृति से लड़ रही थी, लांस नायक हनुमंतप्पा की, तो वो साहस नहीं था, वो शौर्य था।
आपको विचार जागृत होते ही सब कुछ स्पष्ट नजर आने लगेगा और ये शिक्षकों का दायित्व है कि आप में विचार पैदा किया जाए। आखिरी बात, एम्स्टर्डम में गया था नोमैड्स बिजनेस स्कूल में, तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, एक शिक्षक के तौर पे आप कैसे भारत का निर्माण कर रहे हैं और एक शिक्षक के तौर पे आप कैसे भारत का निर्माण चाहते हैं। मैं जवाब देना चाहता था लेकिन दूसरा मुल्क था, मैंने नहीं दिया। एक शिक्षक के तौर पे हम कैसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं, अमूर्छित भारत, प्रगतिशील भारत। और अमूर्छित अगर बहुत ही क्लिष्ट हिंदी है तो मैं आपको इसका मतलब समझा दूं। अमूर्छित मतलब जो सोया हुआ नहीं है, जो निंद्रा में नहीं है, जो तंद्रा में नहीं है, जो जागा हुआ, जो जागृत है, अवेकन इंडिया, एनलाइटन इंडिया। और प्रोग्रेसिव का सिंपल मतलब है, प्रोग्रेसिव मतलब अच्छे विचारों के प्रति जिसका रुझान है और अच्छे विचारों को आचरण में उतारने का साहस है। हम अमूर्छित भारत चाहते हैं, हम प्रगतिशील भारत चाहते हैं। क्या होता है अमूर्छित भारत और प्रगतिशील भारत? अमूर्छित भारत और प्रगतिशील भारत का अर्थ होता है जो विषय हो उन्हें विषय माना जाए और उन पर चर्चा की जाए, जो विषय नहीं हो उन्हें विषय न माना जाए, उन पर चर्चा नहीं की जाए। अमूर्छित भारत और प्रगतिशील भारत का अर्थ होता है कि जिस तरह से किसी फिल्म स्टार के एक कथन पर भारत उद्वेलित हो जाता है, उसी तरह हमारा देश उद्वेलित हो जाए एनवायरमेंट के लिए, इकोसिस्टम के लिए। उसी तरह हमारा देश उद्वेलित हो जाए फिस्कल डेफिसिट के लिए, इकोनॉमी के लिए। ये भी मुद्दे उतने ही संवेदनशील है ना, लेकिन ये उद्वेलित नहीं करते हैं आप। लेकिन अगर फिल्म स्टार ने कथन दे दिया तो आप उद्वेलित हो जाते हैं, और वो भी उसके इंटरव्यू के पूरे मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़े बिना। अमूर्छित भारत का निर्माण हमें करना है, प्रगतिशील भारत का निर्माण हमें करना है, जिसमें लोग ये समझें कि किसी स्कूल में फोन करके प्रवेश के नियम बदलवा कर किसी एक विद्यार्थी का प्रवेश करवाने देने वाला नेता नहीं है। नेता तो वो है जिसने वर्षों पहले किसी गांव में स्कूल खोला है। अमूर्छित और प्रगतिशील भारत यानी आप संवाद और प्रचार में अर्थ समझें, ऐसा भारत जो समझे कि क्या संवाद है और क्या प्रचार है। अमूर्छित और प्रगतिशील भारत जहां किसानों के बेटे कॉल सेंटर में काम करें और इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, जहां लड़कियां खेलें फुटबॉल और क्रिकेट और लड़के शेफ बने, जहां हाथ में अगर आईफोन हो हथेली में तो उसी के नीचे कलाई में दुर्गा माँ का धागा भी बंधा हो। अमूर्छित और प्रगतिशील भारत, प्रोग्रेसिव भारत, यही हमारा सबका दायित्व है शिक्षक फ्रेटर्निटी का। और आखिरी बात, महाराज साहब आपको बहुत प्यार करते हैं, आप प्रेरित करते हैं हमें। आप चंद उन लोगों में से हैं जिन्हें देखकर उम्मीद पैदा होती है। इस देश में, मैं एक्सट्रीमली सॉरी, माफी चाहता हूं, लेकिन इस देश में पॉलिटिशियंस को देखकर उम्मीद पैदा होना बंद हो गई है, लेकिन आप अपवाद हैं, आपको देखकर उम्मीद पैदा होती है। आपका जब एक रिप्लाई आता है ना, हम 8-10 लाइन ड्राफ्ट करके आपको भेजते हैं, आप ओके लिख के भेजते हो हम, और यहां पर मैं जानता हूं 200-300 ऐसे लोग हैं, उस एक ओके को 10 बार पढ़ते हैं। और हमारी भाई आप दिखाते हो, मैं तो नहीं दिखाता। लेकिन हमारी बीवी हमसे लड़ती हैं कि मैं 10 SMS डालती हूं और तुम एक भी नहीं पढ़ते हो, और महाराज का एक रिप्लाई आता है तुम उसको 10 बार पढ़ते हो, यह अन्याय है। बहुत बहुत बढ़िया। और क्योंकि आप प्रेरणा है, क्योंकि आपको देखकर उम्मीद पैदा होती है, इसलिए हम आपके बच्चे हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, हम में से किसी से भी छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, तो आप हमें माफ कर दीजिए कीजिए, और इसी तरह अपना प्यार हम पे लुटाते रहिए और हमें प्रेरित करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।